मेरा नाम प्रथम है। मैं अपने हालातों की वजह से बहुत तंग आ चुका था। महंगाई भरे ज़माने में मेरे लिए अपने घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, छोटा भाई और उसकी पत्नी, और मेरी खुद की एक जवान बेटी थी। मेरी पत्नी तो इस दुनिया से 7 साल पहले जा चुकी थी। अपनी माँ के जाने के बाद मेरी बेटी बहुत अकेली हो गई थी। हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। मेरी एक ही बेटी थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे हमेशा उसकी परवाह लगी रहती थी। मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो, जहाँ जाने के बाद मेरी बेटी सुखी रहे। एक तरफ मुझे अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती थी और दूसरी तरफ ये फिक्र थी कि आखिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरा छोटा भाई, जब से उसकी शादी हुई थी, उसने अपनी कमाई अपने पास रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। उसने शादी के बाद मेरे भाई को अपने काबू में कर लिया था। यहाँ तक कि मेरा भाई अपनी बूढ़ी माँ को भी पलटकर नहीं देखता था। कहने को तो हम सब लोग एक ही घर में रहते थे, लेकिन मेरे भाई की पत्नी ने शादी के 1 साल बाद ही मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपनी रसोई अलग कर ली थी। हमारे घर में अब 2 चूल्हे जलते थे। मेरी पत्नी के मर जाने के बाद मेरी माँ ने ही मेरी बेटी का ख्याल रखा था, लेकिन अब मेरी माँ ज्यादा ही बीमार रहने लगी थी। उनकी दवाइयों का भी अब बहुत खर्चा था। हर महीने डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयाँ लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमा देते थे। अपनी माँ का ख्याल रखना था तो उनको दवाइयाँ भी देनी जरूरी थी। मेरी बेटी तो इंटर कर चुकी थी। घर के खराब हालत की वजह से मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सका था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाऊं, लेकिन यहाँ मेरे पास अपने ही खाने के लिए नहीं था, तो मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कैसे पूरी करवा सकता था। लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी जवान हो रही है और खूबसूरत भी है, इसको आसानी से रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इस गरीबी भरे हालात में तो नहीं कर सकता था। आखिर मेरी एक ही बेटी थी, उसको लेकर मेरे बहुत सारे अरमान थे। मेरी बेटी की परवरिश उसकी माँ ने बहुत अच्छे तरीके से की थी। वो इतनी संस्कारी थी कि घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। ज्यादातर घर में अपनी दादी की सेवा में लगी रहती थी। मेरी माँ भी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ और मेरे भाई की पत्नी की आपस में बनती ही नहीं थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से झगड़ा करती रहती थी। मेरी अपनी एक छोटी सी प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान थी। मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई तो मैं बिल्कुल टूटकर रह गया था। कई दिनों तक तो मैंने अपनी दुकान खोली ही नहीं थी। जब कुछ दिनों के बाद मैंने दुकान पर जाना शुरू कर दिया तो मेरा काम कुछ चलने लगा था, लेकिन एक दिन अचानक रात के समय मेरी दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई और मेरी दुकान में पड़ा हुआ सारा प्लास्टिक का माल जलकर राख हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। एक तो मैं मामूली सा आदमी था, ले देकर मेरे पास एक यही किराए की दुकान थी जिसमें मैंने महंगी कीमत के प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए थे, जो कि बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन मेरे पास जितना भी माल था सारा का सारा जल चुका था। अब इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं दोबारा से माल खरीद सकूं, इसलिए मैंने दुकान को बंद कर दिया और मैं कोई और काम तलाश करने लगा था। अगर मुझे कहीं काम मिलता भी था तो वहां पर बहुत कम पैसे मिलते थे। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। इतने कम पैसों से मैं अपने घर के खर्चे नहीं कर पा रहा था। कई बार मैंने अपने भाई से कहा था कि माँ के इलाज के लिए थोड़े से पैसे तुम भी दे दिया करो, और फिर तुम भी तो उनके ही बेटे हो। मेरा भाई कहा करता था कि अब मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुके हैं, हम लोग आपका खाना तक नहीं खाते, अपना खाना अलग बनाते हैं, अपना सब कुछ अलग करते हैं, तो फिर आपको मैं अपनी कमाई में से कुछ नहीं दूंगा। रही बात माँ की, तो माँ को ना मैं पसंद हूँ और ना ही मेरी पत्नी, इसलिए मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने भाई की बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा उससे एक बार झगड़ा भी हो गया था, लेकिन इस झगड़े से पूरे मोहल्ले में हमारी काफी बदनामी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के सगे भाई होते हुए झगड़ा कर रहे हैं। मेरे भाई को तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर मुझे बहुत फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान था। मोहल्ले के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैं इन सारी बातों से बहुत तंग आ चुका था और चाहता था कि अपनी बेटी का किसी अमीर परिवार में रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूं, लेकिन अपनी बेटी के अमीर परिवार में शादी करने के लिए मुझे खुद को भी तो अमीर होना चाहिए था। ज्यादा अमीर न सही, मेरे पास इतने पैसे तो हो जो मैं अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से कर सकता और अपनी बेटी को ढेर सारा दहेज दे सकता। मगर मेरी सारी ख्वाहिशें मेरे दिल में ही दबकर रह गई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं बहुत परेशान था कि अपने घर के हालात कैसे बदल सकूं। जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ कतर चलो, मैं तो वहां पर प्लम्बर की नौकरी करने के लिए जा रहा हूं, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लेता हूं।
मेरा दोस्त जानता था कि मुझसे प्लम्बर का काम करना आता है, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। मैं जानता था कि अपने घर और अपने परिवार वालों से दूर रहकर ही मेरे घर के हालात कुछ सुधर सकते हैं। अपने ही शहर में रहकर तो मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि बाहर देशों में काम करने वाले लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार था, मगर जब मैंने कतर जाने वाली बात अपनी माँ और बेटी को बताई तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि आखिरकार तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन, और तुम भी अगर हमें छोड़कर इतनी दूर चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? हम तुम्हारे बिना यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मैंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो आपका इलाज कैसे होगा और मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकूंगा। अब तुम समझदार हो, फिर भी आप मेरी बेटी के सामने रो रही हो, साथ साथ वो भी रो रही थी। इस तरह कैसे चलेगा? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं कुछ समय वहाँ रहूंगा तो अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी माँ कहने लगी, बेटे मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तू जानता है ना कि तेरा भाई मुझे और तेरी बेटी को पसंद नहीं करता। तेरे बिना तो वो हमें इस घर से निकाल देगा, और फिर मेरी जिंदगी ही कितनी है? मेरी थोड़ी सी ही तो जिंदगी रह गई है। मैं चाहती हूँ कि तेरे सामने ही मरूं ताकि तू मेरा क्रियाक्रम कर सके, लेकिन अगर तू मुझसे दूर चला गया तो मैं जानती हूँ कि तू मेरा क्रियाक्रम करने के लिए भी वापस नहीं आएगा। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ? भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो। अगर रिया सुन लेगी तो उसको कितनी तकलीफ पहुंचेगी। आप जानती हो ना। मुझे किसी भी तरह जाने दीजिए, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा, और खुद वापस ना आ सका तो तुम दोनों को अपने पास ही बुला लूंगा। बस आप मेरे पीछे मेरी बेटी का और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मेरी माँ का मन तो नहीं कर रहा था कि वो मुझे जाने दे, मगर घर के हालात और मेरी परेशानी भी उन्हें साफ साफ दिख रही थी। वो जानती थी कि मैं घर के बिगड़े हुए हालात की वजह से कितना परेशान रहता था। घर के जो भी काम होते थे उनके लिए पैसों का बंदोबस्त करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। फिर मेरी माँ कहने लगी कि अच्छा चलो ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन हमसे रोज बात करना, हम तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा कि आप एक बार मेरी वहाँ पर नौकरी लगने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अपना भी ख्याल रखूंगा। आपसे हर रोज फोन पर बात किया करूंगा। माँ को तो मैं जैसे तैसे समझा चुका था। मैं जब अपनी बेटी के पास गया तो वो भी फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि पापा आपके बिना मैं दादी को अकेले कैसे संभालूंगी। मैंने उसे प्यार से समझाया और कहा कि मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत बहादुर है, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। जैसे उसके पापा जिंदगी के इन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, इसी तरह मेरी बेटी भी अपनी दादी का बहुत ख्याल रखेगी। आखिर वो कमजोर नहीं है और वो भी अपने पिता की तरह हालात से लड़ना अच्छी तरह से जानती है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि रिया बेटा मुझे जाने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे तो सारे सपने पूरे करूंगा। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन गरीब हालात होने की वजह से नहीं बना पाया, मगर तुम देखना मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आखिरकार तुम मेरी इकलौती बेटी हो और फिर इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर दूं। मेरी बेटी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट बनने के लिए दे दिए थे। कुछ दिनों बाद मेरा पासपोर्ट और वीजा भी आ गया था। फिर मैं अपने दोस्त के साथ कतर चला गया। उस दिन मेरी माँ और मेरी बेटी बहुत रोई थी। मैं उन लोगों के आंसू देखकर फूट फूट कर रोया था। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। जाने से पहले मैंने अपने भाई और उसकी पत्नी को समझा दिया था कि मेरी बेटी और माँ को किसी तरह की कोई तकलीफ मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं घर का बड़ा था। जब अपने भाई से थोड़ा तेज आवाज में बात करता था तो वो सहम जाता था और उसकी पत्नी भी। इस तरह मैं कतर आ गया और यहाँ आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे अपने साथ साथ एक अच्छी नौकरी पर लगवा दिया था। मैं प्लम्बर की नौकरी कर रहा था। मुझे लोगों के घरों में जाकर उनके घर का पानी लीकेज पानी की फिटिंग करना और भी ढेर सारे काम होते थे जो मैं किया करता था। मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था वहां पर लोग कॉल करके प्लम्बर को बुलाया करते थे और जैसे ही कॉल आती थी हम में से कोई भी अपना काम करने के लिए चला जाता था। हमें जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे ही हमारे मालिक के पास जाते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे महीने की सैलरी बांध दी थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बेफिक्र था कि मुझे अपने मोहल्ले से ज्यादा पैसे यहाँ पर मिल रहे थे और फिर यहाँ मेहनत भी ज्यादा नहीं थी। मैं खूब मन लगाकर अपना काम कर रहा था। मेरा दोस्त भी हमेशा मेरी बहुत मदद करता था। मेरे घर पर रोज मेरी माँ और बेटी से बात होती थी। मेरे बिना मेरी माँ
पहले से ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैंने अपने मालिक से थोड़े से पैसे एडवांस लेकर अपनी बेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, जिससे मेरी बेटी अपनी दादी का इलाज करवा रही थी। मगर हर रोज़ मेरी बेटी फ़ोन करके यही कहती थी कि पापा, आपकी बहुत याद आती है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। मैं अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसे तसल्ली दे दिया करता था कि बेटा, मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकता, बस तुम अपनी दादी का ख्याल रखो। कुछ दिनों बाद मैं तुम दोनों को अपने पास बुला लूँगा। अभी यहाँ कतर में मैं और मेरा दोस्त किराए के फ्लैट में रह रहे थे। हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया हुआ था। मुझे इस फ्लैट में रहना ज़्यादा भारी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस फ्लैट में हम दोनों आसानी से रह रहे थे। आधे पैसे मैं दिया करता था और आधे पैसे मेरा दोस्त दिया करता था। मेरे दोस्त ने बताया था कि जब हमें यहाँ पर नौकरी करते हुए 3 या 4 महीने गुजर जाएंगे तो हमारा मालिक हमें रहने के लिए एक फ्लैट भी दे देगा। सिर्फ तब तक की ही परेशानी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चाहो तो अपनी माँ और बेटी को भी यहाँ बुला सकते हो। मैंने सोचा भी यही था कि जैसे ही मेरे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी और अपनी माँ को यहाँ बुला लूँगा, क्योंकि मैं भी उनके बिना यहाँ पर नहीं रह पा रहा था। मुझे हमेशा उनकी फिक्र लगी रहती थी। वैसे भी मेरी माँ बीमार थी। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो मेरी बेटी उन्हें कैसे संभालेगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन अचानक मेरी बेटी का फ़ोन आया और उसने कहा कि पापा, दादी इस दुनिया से जा चुकी हैं। मैं तो अपनी बेटी की बात सुनकर शॉक्ड ही रह गया था। आखिरकार मेरी माँ अचानक इस दुनिया से कैसे चली गई? उनका तो अच्छे डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। मेरी बेटी ने बताया कि कल रात जब दादी सोई थी तो आपको बहुत याद कर रही थी। कह रही थी कि मुझे अपने बड़े बेटे की इतनी याद आ रही है, मन कर रहा है कि मैं उड़कर अपने बेटे के पास चली जाऊं, मगर क्या करूं, मैं उससे नहीं मिल सकती। वो बेचारा मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। बस हम दोनों दादी पोती आपके ही बारे में बातें करते करते सो गए थे। सुबह जब मैं उठी तो दादी सोकर नहीं उठी थी। हालांकि दादी की आंख तो मेरे उठने से पहले ही खुल जाती थी। मैंने घर के सारे काम कर लिए, दादी फिर भी नहीं उठी। फिर मैंने जब दादी को हिलाकर उठाने की कोशिश की तो देखा कि दादी की सांस ही नहीं चल रही है। दादी उठ ही नहीं रही थी। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया तो चाचा और चाची आ गए थे। उन्होंने दादी को देखा तो बताया कि दादी इस दुनिया से जा चुकी हैं। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दादी इस दुनिया से चली गई। इसलिए मैंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाया। डॉक्टर साहब ने भी यही बताया था कि रात बीच में दादी को हार्ट अटैक आया था और वो इस दुनिया से चल बसी हैं। ये बताकर मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी और मैं भी बहुत रोया था। मेरी बेटी ने वीडियो कॉल करके मुझे मेरी माँ को दिखा दिया था। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर मैं भी बिलख बिलख कर रोया था। मैं इतनी दूर था कि अपनी माँ को आखिरी बार देख भी नहीं सकता था। अब तो मेरी बेटी पूरी तरह से अकेली हो गई थी। मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैंने अपने छोटे भाई को कॉल करके कहा था कि मेरी बेटी अकेली रह गई है, उसका तुम ख्याल रखना। मेरा भाई शायद मेरी माँ के मर जाने से खुश हो रहा था, क्योंकि मेरी माँ ही उसको और उसकी पत्नी को जली कटी बातें सुनाती थी, जो कि उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अब उसे सुकून मिल गया था कि अब उसे जली कटी बातें सुनाने वाला कोई नहीं है। मेरी बेटी तो थी ही शुरू से बहुत सीधी और मासूम। उसे तो जैसा कहो वो वैसा ही कर लिया करती थी। मेरे भाई और उसकी पत्नी ने कहा था कि आप फिक्र मत करो, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसका ख्याल रखेंगे। अभी मेरे भाई के पास कोई औलाद नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद माँ के मर जाने से मेरे भाई और उसकी पत्नी के दिल में मेरी बेटी के लिए तरस आ गया है। उन्हें भी लगता है कि वो अब अकेली कैसे खाना बनाया करेगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ ही रख लिया था। मगर मैं अपने भाई और उसकी पत्नी की चालाकी को नहीं समझ पाया था। तसल्ली तो मुझे हो गई थी कि मेरे भाई ने मेरी बेटी को समझा तो सही। मुझे लगता था कि वो दोनों पति पत्नी मेरी बेटी का ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन उन दोनों ने तो मेरी बेटी को तंग करके रख दिया था। मैं जब भी अपने छोटे भाई को कॉल करता और उससे कहता कि मेरी बेटी से बात करवा दो, तो वो कहता था कि भैया वो मेरी पत्नी के साथ बाजार गई है, तो कभी कहता कि वो अपने कमरे में आराम कर रही है, तो कभी कहता कि वो सो रही है। मैं उसको जगाना अच्छा नहीं समझता, मगर मैं परेशान इस बात से था कि हर बार मैं अपनी बेटी के नंबर पर कॉल करता था तो कॉल मेरा छोटा भाई ही क्यों उठाता था। मैं समझ गया था कि वो दोनों पति पत्नी मेरी बेटी को ज़रूर परेशान कर रहे होंगे। एक दिन मैंने जब अपने भाई से कहा कि अगर वो सो रही है तो उसे जगा दो, उसे जब पता चलेगा कि उसके पापा की कॉल आई है तो वो सोना भी भूल जाएगी। कई दिन हो गए हैं मैंने अपनी बेटी से बात नहीं की। तुम उसका मोबाइल उसे ही दे दिया करो, उसकी कॉल रिसीव खुद मत किया करो।
मेरी बात सुनकर मेरे भाई को बुरा तो जरूर लगा था, मगर उसने मेरी बेटी को मोबाइल वापस कर दिया था। लेकिन मेरी बेटी की जब 10 दिन के बाद मुझसे बात हुई थी तो वो फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, पापा, चाचा और चाची मेरे साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं। चाची मुझसे घर के सारे काम करवाती हैं, मुझे 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती। इन दोनों पति पत्नी ने मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है और मुझे खाना भी रूखा सूखा देते हैं। जब तक दादी जिंदा थी इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे तेज आवाज में भी बात कर सकें, मगर चाची मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करती हैं। प्लीज पापा, मुझे अपने पास बुला लो, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। अपनी बेटी की बातों पर मुझे बहुत तरस आया था और अपने भाई और उसकी पत्नी के लिए गुस्सा भी आया था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उन दोनों से जाकर पूछूं कि आखिर वो लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर फिर मैं खामोश हो गया था क्योंकि मुझे इस समय अपनी बेटी को समझाना था और उससे कहना था कि जो कुछ भी हो रहा है अभी खामोशी से बर्दाश्त करती रहो, क्योंकि अभी मुझे नौकरी करते हुए 2 महीने ही हुए थे। अभी 1 महीना और रह गया था जब मालिक हमें रहने के लिए घर भी देने वाला था। आखिरकार मेरी बेटी जवान और खूबसूरत थी। मैं उसे यहाँ लाने के बाद किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए पहले मैं रहने का अच्छे से बंदोबस्त करना चाहता था, तभी उसे यहाँ बुलाता। मगर मेरी बेटी वहाँ बहुत परेशान थी। एक दिन मैं बहुत खामोश बैठा हुआ था और मोबाइल में अपनी माँ और बेटी की फोटो देख रहा था। साथ ही साथ मुझे अपनी पत्नी की भी बहुत याद आ रही थी। जब पीछे से मालिक आ गए और उनकी नज़र मेरे मोबाइल पर चली गई, उन्होंने मोबाइल देखते ही कहा कि ये खूबसूरत सी लड़की कौन है, तो मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी इकलौती बेटी है। तो वो कहने लगे कि अच्छा, सुना है कि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया से चली गई है और पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है, इस तरह तो तुम्हारी बेटी घर में अकेली रहती होगी। मैंने कहा, जी जी मालिक, मेरी बेटी तो यहाँ पर बहुत आना चाहती है। वैसे तो वो मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ रहती है, लेकिन उन लोगों ने उसे बहुत तंग किया हुआ है। वो मेरे पास आना चाहती है, लेकिन मेरा अपना रहने का अभी कोई ठिकाना नहीं है। मैं किराए के फ्लैट में रहता हूँ जिसमें मेरा दोस्त और हम दोनों साथ रहते हैं। ऐसे हालात में मैं उसे भी अपने साथ शामिल नहीं कर सकता। तो मालिक कहने लगा कि अरे, इतना परेशान होने वाली क्या बात है। बाहर से काम करने के लिए जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें रहने के लिए एक अलग से क्वार्टर दे देता हूँ। भले ही वो क्वार्टर छोटा होता है, लेकिन उनका परिवार कुछ समय बाद यहाँ आकर उनके साथ रहने लगता है। वो लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर ही लेते हैं। इसी तरह से तुम भी कर लेना, और वैसे भी वो क्वार्टर तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के लिए काफी होगा। मालिक की बात सुनकर मैं खुश हो गया था। मैंने कहा, मालिक, क्या मैं अपनी बेटी को बुला सकता हूँ? तो मालिक कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी बेटी से कहो कि वो आने की तैयारी करे। मैं तुम्हें परसों ही क्वार्टर की चाबी दे दूंगा और मुझे बता देना कि तुम उसे कब तक बुलाना चाहते हो। सिर्फ उसके पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है, मैं उसके टिकट्स भी यहाँ से करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मालिक की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मालिक बहुत अच्छा इंसान था। मैं अब अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द ही अपनी बेटी को अपने पास बुला लूंगा। मैंने जब यह खबर सुनाने के लिए अपनी बेटी को कॉल की तो कॉल रिसीव करते ही मेरी बेटी फूट फूट कर रो रही थी। मैं जानता था कि जरूर उसकी चाची ने ही उसे तंग किया होगा। मैंने पूछा, क्या हो गया है रिया, क्यों रो रही हो? तो उसने बताया, पापा, पहले तो चाची सिर्फ मुझे तंग किया करती थी, लेकिन अब वो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी हैं। कभी मेरे माता पिता, यहाँ तक कि दादी ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और चाची जब मुझ पर हाथ उठाती हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे अपने भाई की पत्नी पर इतना गुस्सा आया था कि मन कर रहा था अगर वो मेरे सामने हो तो मैं उसे सजा दूं, मगर मैं इतनी दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी को बताया कि अब तुम्हें उसके अत्याचार ज्यादा सहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर रखो, तुम्हारा पासपोर्ट तो मैंने पहले ही बनने दे दिया था। तुम पता करो कि तुम्हारा पासपोर्ट बनकर आया या नहीं। मैं तुम्हें अगले हफ्ते में अपने पास बुला लूंगा। मेरी बेटी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई थी और उसने कहा था कि पापा, मैं जल्द से जल्द आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अगर 1 हफ्ते की बात है तो मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। 1 हफ्ता गुजर चुका था। मेरे मालिक ने वीजा और टिकट करवा दिए जो मैंने अपनी बेटी को भिजवा दिए थे। मेरी बेटी वहां से फ्लाइट में बैठ चुकी थी। अब मुझे उसके यहाँ आने का इंतजार था। उसकी यहाँ की फ्लाइट सुबह 11 बजे की थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर चला गया। जब मैं सही समय पर एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था, क्योंकि अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि मेरी बेटी अब मेरी आंखों के सामने रहेगी। उसे किसी भी तरह की तकलीफ का सामना करने की
कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ रहने का इंतज़ाम भी हो चुका था और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी। मैं यहाँ रहते हुए अपनी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रख सकता था। मैं अपनी बेटी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरी बेचैनी उस समय बढ़ने लगी जब सारे पैसेंजर बाहर आ चुके थे। लेकिन मेरी बेटी रिया का कुछ पता ही नहीं था। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। मैंने वहाँ के स्टाफ से कहलवाया भी कि मेरी बेटी अभी तक बाहर नहीं आई है, तो वो कहने लगी कि इस फ्लाइट के सारे पैसेंजर बाहर आ चुके हैं। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर मेरी बेटी इंडिया से कतर अकेली आ रही थी। मुझे उसकी फिक्र तो हो रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो पढ़ी लिखी समझदार है, आराम से यहाँ तक आ सकती है। मैंने उसको पूरे एयरपोर्ट पर तलाश कर लिया था, वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर अपनी बेटी का इंतज़ार करने लगा। कई फ्लाइट आई और पैसेंजर उतरे और चली गईं, मगर मेरी बेटी का पता ही नहीं था। जब मैं बहुत तंग आ गया तो मैंने मदद के लिए अपने मालिक को कॉल लगाई। उन्हें अपनी परेशानी बताई तो वो भी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वो कहने लगे कि मेरी एयरपोर्ट के अंदर अच्छी जान पहचान है, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में पूछ कर आता हूँ। वो एयरपोर्ट के अंदर वाले हिस्से में चले गए थे। कुछ देर के बाद जब वो वापस आए तो कहने लगे कि वो लड़की तो इसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठकर आई थी और यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिर मेरी बेटी कतर पहुँच चुकी थी, तो फिर वो कहाँ चली गई? क्या वो मुझे दिखाई नहीं दी या फिर मैं उसे नहीं देख पाया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मालिक से कहा, जब वो फ्लाइट से यहाँ एयरपोर्ट पर उतरी है तो वो ज़रूर इसी शहर में होगी, हमें उसे तलाश करना होगा। मैंने अपनी बेटी का मोबाइल नंबर लगाया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। इससे पहले मैं उसे सारी बात अच्छी तरह से फ़ोन पर समझा चुका था। मैंने उससे कहा था, जब तुम कतर एयरपोर्ट पर आओगी तो मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। मगर न जाने वो कहाँ चली गई। मेरा दिल तो अपनी बेटी के लिए ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे लग रहा था कि ज़रूर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने जा रहा है। मैंने मालिक से कहा, मालिक किसी भी तरह से मेरी बेटी को ढूंढो। मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया और वहाँ जाने के बाद उसने मेरी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस को हमने मेरी बेटी का फ़ोटो भी दे दिया था ताकि उन्हें मेरी बेटी को तलाश करने में परेशानी ना आए। 6 घंटे इसी तरह से गुजर गए थे जब अचानक पुलिस की कॉल आई और पुलिस वालों ने बताया कि रिया नाम की लड़की कतर एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी में बैठ गई थी और वो टैक्सी एक हादसे का शिकार हो गई। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे एक अस्पताल में ले जाया गया था। मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा था और बुरा हाल था। मैं सोच रहा था कि मैंने क्यों अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया। मुझे एक लड़की की लाश के पास लेकर जाया गया। पुलिस को शक था कि ये मेरी बेटी का ही शव है। मैंने जैसे ही लाश का चेहरा खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जबकि हाथ पैर भी बुरी तरह से जल चुके थे। जो सामान उस टैक्सी में मिला था वो सामान मुझे दिखाया गया था। वो सामान देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि जो बैग मेरी बेटी लेकर आई थी वो मेरी बेटी का ही बैग था और उसके अंदर मौजूद कपड़े भी मेरी बेटी के ही थे। मैं अपनी बेटी की याद में हर वक्त रोता रहता था और मुझे अफसोस होता था कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो मेरी बेटी से भी हुई थी, जो यहाँ आते ही टैक्सी में बैठ गई और उसने मुझे एयरपोर्ट पर तलाश करने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि मैं एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने से पहले ही पहुंच गया था। इस कड़े समय में मालिक ही मेरा बहुत बड़ा हमदर्द साबित हुआ था। कहने लगा कि किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था, तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। मगर मैं इतनी आसानी से सब कुछ कैसे भूल सकता था। धीरे धीरे मुझसे मेरा पूरा परिवार दूर जा चुका था। पहले मेरी पत्नी चली गई, फिर माँ, और अब बेटी भी नहीं रही थी। मालिक कहने लगा कि यहाँ की हर चीज़ तुम्हारी बेटी के लिए अनजान थी, इसलिए वो मासूमियत में टैक्सी में बैठ गई और शायद उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी। मेरे लिए ये गम कोई छोटा नहीं था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सबसे ज़्यादा दुख मुझे अपनी बेटी की मौत का ही हुआ था। हालांकि इससे पहले मेरी माँ और पत्नी भी मर चुकी थी। मुझे उनकी मौत का इतना दुख नहीं हुआ था जितना कि अपनी बेटी की मौत पर हो रहा था। मेरी बेटी कितनी खुश थी जब मैंने उसे बताया था कि मैं उसे अपने पास बुला रहा हूँ। मेरे मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। वो मेरी बहुत मदद कर रहे थे। ये खबर जब मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बताई तो मेरा भाई मुझे ही कोसने लगा और कहने लगा, ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। भला कौन दूसरे देश में अपनी जवान बेटी को अपने पास बुलाता है, जबकि आप खुद काम करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। मुझे बहुत समय लगा था संभलने में, मगर मैं आज भी अपनी बेटी को बहुत याद करता था। हालांकि इस हादसे को धीरे धीरे 4 साल हो गए। मैंने दोबारा अपने घर जाने की कोशिश नहीं की। आखिर मेरा वहाँ पर था ही कौन।
एक भाई था जो सिर्फ नाम का भाई था। समय के साथ साथ मैंने खुद को काम में इतना बिजी कर लिया था कि मेरी अच्छी खासी तरक्की हो रही थी। 4 साल इसी तरह से गुजर गए। जब मुझे कंपनी ने एक एड्रेस पर उनके घर की पानी की फिटिंग करने के लिए भेजा था, मैं जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंचा तो डोर बेल बजाते ही वहां एक 15 साल का बच्चा बाहर निकला था। उसने कहा, अंकल जी बताइए क्या काम है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, घर में आपके पापा या मम्मी नहीं है, उनसे कहिए कि प्लम्बर आए हैं। वो बच्चा अपने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद ही एक आदमी बाहर आया जिसने हमें कॉल करके बुलाया था। फिर मैं अपना सामान लेकर घर के अंदर चला गया था और अपने काम में लग गया था। उन्होंने मुझे सारा काम बता दिया था कि किस तरह से क्या क्या होना है। 1 घंटे तक मैं लगभग काफी सारी फिटिंग कर चुका था जब थोड़ी देर के बाद वो आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि अभी काम रोक दो, चाय बन रही है, चाय पी लेना। वो आदमी अच्छे बिहेवियर का लग रहा था। मैं भी चाय पीने के लिए रुक गया था क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते थे वहाँ के लोग खुशी खुशी कभी हमें पैसे ज्यादा दे दिया करते थे तो कभी हमें चाय या ठंडा पिला दिया करते थे। मैं अपनी जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा जब एक जवान और खूबसूरत लड़की चाय की ट्रे लेकर आई थी। इस लड़की को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो तो रिया थी, मेरी बेटी रिया। मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया था। ये कैसे हो सकता था? मेरी बेटी तो जिंदा थी। मैं सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के करीब चला गया। मैंने कहा, रिया मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ कैसे? मेरी आंखों में अपनी बेटी को देखकर आंसू आ गए थे। इतनी ही देर में वो आदमी मेरे पास आ गया और कहने लगा कि ये क्या बदतमीजी है, मेरी पत्नी के पास से पीछे हटो। वो मेरी बेटी ही थी, वो इसकी पत्नी कैसे हो सकती थी? ये एक ज्यादा उम्र का आदमी था जबकि मेरी बेटी तो कम उम्र की ही थी। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से पहचान सकता था। ये मेरी बेटी ही थी। भला कोई पिता अपनी औलाद को कैसे भूल सकता है? वो आदमी उसे वंदना कहकर पुकार रहा था। कहने लगा, वंदना तुम अंदर चली जाओ। मैंने कहा, ये मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी से मुझे दूर नहीं कर सकते। मेरी बात पर उस आदमी ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि खबरदार जो मेरी पत्नी को अपनी बेटी कहा। मेरी पत्नी का इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी नहीं है और मेरी शादी को 16 साल हो गए। देखा नहीं, ये 15 साल का बच्चा ये हम दोनों का ही है। उस बच्चे को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या ये सच में इस लड़की का बच्चा था? रिया घबराई हुई कमरे से बाहर चली गई। मैंने इस आदमी से गुस्से से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी बेटी है और तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी ने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये मेरी बेटी ही थी। मेरी आंखें उसे देखकर धोखा नहीं खा सकती थी। आखिर मेरी बेटी कैसे इस इंसान से शादी कर सकती है? मैं दबे दबे कदमों से बीच सड़क पर आ गया था। मेरी आंखें अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। 4 साल पहले मेरी बेटी जो कतर आने वाली थी उसकी मौत हो गई थी और फिर आज जिस लड़की को देखा था वो भी मेरी बेटी की शक्ल की ही थी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने जब अपने मालिक को ये बात बताई तो मेरे मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरी बात सुनकर वो घबरा गए और कहने लगे कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो लड़की तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है जबकि वो तो मर चुकी है। ये कहते हुए मेरे मालिक के शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, मालिक ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लड़की मेरी बेटी ही है। मैं अपनी बेटी को पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता। मेरे लिए ये बात बहुत दर्दनाक थी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी करके उसके घर में कैसे रह सकती है। मेरा मालिक कहने लगा, वो कोई और लड़की होगी। तुमने तो खुद अपनी बेटी के शव की पहचान की थी। तुम्हारी बेटी मर चुकी थी। मैंने कहा, लेकिन उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था जिसे मैंने देखा था। मैं कुछ नहीं जानता कि वो कौन थी, लेकिन मेरी बेटी वही है जो उस आदमी के घर में थी। आप बस मुझे इतना बताओ कि आप मेरी मदद करोगे या नहीं। मेरी बात पर मेरा मालिक कंफ्यूजन का शिकार होने लगा। कहने लगा, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ? ये काम बहुत रिस्की है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं वहां से भी मायूस हो चुका था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरी बेटी किसी परेशानी का शिकार है। मैं अपनी बेटी को परेशानी से निकालना चाहता था। मेरी रातों की नींद उड़कर रह गई थी। मैं अगले दिन फिर उसे घर पर पहुंच गया। दरवाजा उस घर के मालिक ने खोला था। वो मेरी तरफ देखकर लाल पीला होने लगा। मैंने उससे कहा कि देखो भाई, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। जिस लड़की को तुम अपनी पत्नी बता रहे हो वो मेरी बेटी है। तुम एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। मेरी पत्नी तुमसे नहीं मिलना चाहती। भला वो तुमसे क्यों मिलेगी?
मैं तब भी शर्मिंदा होकर वहां से वापस लौट आया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था कि मैं खामोशी से किसी भी तरह अपनी बेटी से बात करूं। मुझे यकीन था कि वो मेरी बेटी है। वो ना जाने कहाँ चली गई थी और अब उसने इस आदमी के साथ शादी क्यों कर ली थी। मैं उसके घर के आसपास छुप गया ताकि ये पता लगा सकूं कि वो आदमी कब घर से बाहर निकलता है। लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे जब मेरा मालिक इसके घर से बाहर निकल रहा था। वो उनके गेट पर खड़ा इस आदमी से बातचीत कर रहा था। जिस अंदाज से मेरा मालिक इस आदमी से बातचीत कर रहा था, उस हिसाब से यही लगता था कि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मेरा दिमाग फिर से उलझने लगा। मेरा मालिक इस आदमी को जानता था। ये सब क्या था मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे हर हाल में अपनी बेटी से मिलना था, तभी मैं सच्चाई जान सकता था। मैं रात तक वहीं छुपा रहा, लेकिन वो इंसान बाहर नहीं निकला। रात के 2 बजे जब पूरी तरह से सन्नाटा छा गया तो मैं खामोशी से इसके घर की दीवार लांघकर घर के अंदर तक पहुंच गया। मैंने खिड़की से कमरे के अंदर की लाइट जली हुई देखी थी। मैं उसी खिड़की के करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली तो वो खुल गई। जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरी बेटी एक कोने में बैठी हुई थी और रो रही थी। और वो आदमी मेरी बेटी से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए मुंहमांगी कीमत दी है, इसलिए तुम चाहकर भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकती। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस आदमी की बेटी हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अगर तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम उससे साफ इनकार कर देना कि तुम उसकी बेटी नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो, वरना वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। मेरी बेटी उस आदमी से कहने लगी कि तुमने मुझे मेरे पिता से दूर कर दिया और इतनी कम उम्र की होने के बावजूद तुमने मुझे 15 साल के बच्चे की माँ बना दिया। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास वापस भेज दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। तुमने मुझे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है। जब मन करता है मेरा इस्तेमाल कर लेते हो। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास जाने दो। मैं उनकी बेटी हूँ। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी बेटी रो रो कर इस आदमी के आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो आदमी मेरी बेटी को मारने लगा था और फिर थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर मेरे भी आंसू निकल आए थे। यही मौका था अपनी बेटी से बात करने का। मैंने जल्दी से खिड़की खोली और खिड़की से कमरे के अंदर कूद गया। मेरी बेटी ने जब मुझे देखा तो वो भागती हुई मेरी तरफ आई, मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, पापा मैं आपको बहुत याद कर रही थी। आपने मुझे ढूंढने में इतना समय कैसे लगा दिया। प्लीज पापा मुझे बचा लो। ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसने मुझे आपके ही मालिक से खरीदा है। इस आदमी की पत्नी मर चुकी है और इसका 15 साल का एक बेटा भी है, जिसकी परवरिश के लिए इसे किसी औरत की जरूरत थी, इसलिए इसने मुझे खरीदा। हालांकि ये मुझे अपनी हवस का शिकार भी बनाता रहा और अपने घर के सारे काम मुझसे करवाता रहा और इसके बेटे की परवरिश भी मुझे ही करनी पड़ती है। इसने मेरे साथ कोई शादी नहीं की है, लेकिन इसने मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने घर में रखा हुआ है। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन बेटी तुम इस मुसीबत में कैसे फंस गई। मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे नहीं पता पापा। जब मैं एयरपोर्ट पर आई तो एक आदमी वहां पहले से ही खड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। मुझे लगा कि आपने ही इस आदमी को मुझे लेने के लिए भेजा होगा, क्योंकि वो आपका ही नाम ले रहा था और कह रहा था कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पिता का मालिक हूँ। वो काम में बिजी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। मैं भरोसा करके उसके साथ आने लगी थी। वो मुझे एयरपोर्ट के पीछे वाले रास्ते से गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया था और फिर गाड़ी में बैठने के बाद उसने मुझे कुछ सुंघाया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं इस आदमी के घर पर थी और जो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया था वो इस आदमी के साथ बात कर रहा था। कह रहा था कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है और फिर हिंदुस्तानी है, इसके पैसे तुम्हें ज्यादा देने होंगे। इसका बाप मेरे यहाँ काम करता है। वो ये बात नहीं जानता कि उसकी बेटी को मैं किडनैप करके तुम्हें बेच चुका हूँ। इस काम में मेरी बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे लेना चाहता हूँ। यह आदमी बहुत अमीर था, इसलिए उसने आपके मालिक को ढेर सारे पैसे दे दिए और फिर यह आदमी हर रात मुझे अपनी हवस का शिकार बनाता और अपने घर के सारे काम करवाता, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करता। आपके मालिक के आगे मैं बहुत गिड़गिड़ाई थी कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे पापा के पास भेज दो। तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पिता को तो मैं यकीन दिला चुका हूँ कि तुम मर चुकी हो। तुम्हारा पिता एक दिन मोबाइल में तुम्हारी फोटो देख रहा था। जब मैंने देखा कि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें यहाँ पर बुला ले और इस तरह मैंने तुम्हें गायब करने का पूरा प्लान बनाया। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। मगर उस दिन जब मैंने आपको यहाँ पर देखा
तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी। मैंने सोच लिया था कि आप मुझे बचाकर ही रहोगे। पापा, अब आप मुझे किसी भी तरह यहाँ से लेकर चलो। अगर इस आदमी को पता चल गया कि आप यहाँ पर हो तो ये हम दोनों को मार देगा। ये बहुत खतरनाक आदमी है। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। जिस मालिक को मैं इतना अच्छा समझता था वो इतना दरिंदा इंसान था कि मेरी ही बेटी को पैसों के लालच में आकर अमीर आदमी के हवाले कर चुका था। अपनी बेटी की सारी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं वहाँ से वापस आ गया था। अगले दिन मैं पुलिस को ले आया और पुलिस ने मेरी बेटी के बयान लिए। मेरी बेटी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। पुलिस ने मेरे मालिक और इस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया था। मेरी बेटी मुझे वापस मिल चुकी थी। मैं नहीं जानता था कि जिस इंसान को मैं अपना हमदर्द समझता था वो ही मेरे साथ इतना गलत करेगा। घर के हालात सुधारने के चक्कर में मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हो गया था, मगर मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास आ गई। आज इस हादसे को 10 साल गुजर चुके हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी इंडिया में आने के बाद एक अच्छे परिवार में कर दी। मेरी बेटी अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है और मेरी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है। अपने घर के भी मैंने हिस्से बंटवारे कर लिए। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। आधा घर मैंने अपने भाई को दे दिया और आधा घर मेरे पास है। मैंने अपने घर को ठीक से बना लिया था और उसको किराए पर दे दिया, जिसमें से एक कमरा आज भी मेरे पास है। अब मैं बीमार रहता हूँ और किराए के पैसों से अपना गुजारा करता हूँ। मेरी बेटी मेरा इलाज करवाती है। मैंने ये घर अपनी बेटी के नाम कर दिया है क्योंकि मेरे बाद ये सब कुछ उसका ही तो है। पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। मेरे आगे पीछे तो अब कोई भी नहीं है। जो कुछ भी है मेरी बेटी ही है। मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है और मुझे बिल्कुल अपने पिता समान समझता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।